हेलो दोस्तों, क्या डेमोक्रेसी का अंत हो गया है? आप सभी लोगों का आंसर होगा नहीं, कुछ का होगा हाँ। लेकिन कुछ आंकड़े अलग ही कहते हैं। आंकड़ों को जानने के बाद आप अपना खुद रीज़न चेंज करेंगे या मे नॉट भी चेंज करेंगे, बट पर लेकिन मेरा रीज़न है कि आपको उस फैक्ट्स तक पहुंचाना कि आप अपने वोट का एक एक्चुअल मीनिंग समझ पाएँ कि आपका वोट कितना कीमती है। जैसे कि रिसेंटली ईयर्स में, जैसे 2014 के बाद क्या-क्या इलेक्शंस में चेंजेस आए हैं और कैसे इलेक्शंस को कंडक्ट करा जा रहा है, वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। एक अगर जागरूक कोई भी इंसान है, वो अपने इलेक्शंस का जो वोट वो देता है, उसका उसे अहमियत पता हो कि वो है क्या। जैसे कि कुछ लोग आज ऐसे हैं, वो लोग मानते हैं कि मोदी गवर्नमेंट ही क्या है, सबसे बेस्ट है। यानी कि मोदी को वो ऐसा मानते हैं कि वो मोदी ही भगवान है, मोदी ही पिता, मोदी ही सब कुछ है। अप्रैल के इस दौर में मोदी की मसीहा जैसी छवि में भारत के लोगों का भरोसा आज भी कायम है। क्या ऐसा सही में हो सकता है कि क्या एक ही पार्टी पूरी कंट्री को रूल करे? तो ये तो डिक्टेटरशिप के अंदर आता है। जैसे कि नॉर्थ कोरिया हो गया, रशिया है, वो भी तो एक डिक्टेटरशिप के रूल में ही जा रहा है। अगर आप किसी पार्टी को फेवर नहीं करते हैं, अगर आप अपने देश को सबसे आगे रखते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो को आपको एंड तक देखना मेरे हिसाब से काफ़ी ज़रूरी हो जाएगा कि हाँ, अगर आप इस वीडियो को देखेंगे, क्या पता आप अपना रीज़न चेंज कर दें कि कोई जो रिसेंटली आने वाले इलेक्शन है, आप उनमें समझ पाएँ कि आपका वोट कितना कीमती है। बात करेंगे हम उन इंसिडेंट्स के बारे में, जैसे कि सपोज़ कि जो हमारी कंट्री में 2014 के बाद से चलता आ रहा है, अभी आज 2024 में भी, कि एक ही पार्टी ऐसी है जिसको हम लोग या हम नहीं भी वोट दे रहे हैं, फिर भी वो जीतती चली आगे जा रही है। यानी कि ये तो फॉलो कर रहे हैं वन नेशन वन पार्टी। यानी कि जैसे कि चाइना हो गया, रशिया है, एंड देन नॉर्थ कोरिया, वह भी तो वन नेशन वन पार्टी को फॉलो करती हैं। वन नेशन वन पार्टी में होता है, कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है, जैसे कि मीडिया को कर्टेल करना, जैसे कि गोदी मीडिया। अभी आपने कभी भी देखा है कि मीडिया में उन ऑपोजिशन लीडर्स की जो हेयरिंग्स होती हैं, जो उनकी वॉइसेस होती हैं संसद में, उनको कम दिखाया जाता है, पर लेकिन जो मेन पार्टी है दैट्स अ बीजेपी, उसकी हर एक लाइन को वह लोग बहुत डीप दिखाते हैं। और डिक्टेटरशिप का एक बहुत बड़ा उदाहरण, जैसे कि क्या किसी स्टेट गवर्नमेंट में कोई गवर्नमेंट है इस मोदी गवर्नमेंट के अलावा जो उनके अपोजिशन में है, उसकी पावर्स को कर्टेल करना और उनकी जितनी भी पावर्स हैं उनको छीन लेना और गवर्नर के पास ट्रांसफर कर देना। और अपोजिशन पार्टीज की जो लीडर्स हैं उनके खिलाफ ईडी का एक बहुत बड़ा हथियार, जो कि वो वेपन की तरह यूज कर रहे हैं। क्या आपने कभी देखा है किसी बीजेपी लीडर के ऊपर 2014 के बाद से कोई भी ईडी की रेड पड़ी है? ये सब ईडी रेड उसी ऊपर पड़ रही है, पुलिस की रेड पड़ रही है। और एजेंसीज जो हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं, वह सब उसी के पास जा रही हैं जो कि इस समय गवर्नमेंट के अपोजिशन में है। जैसे कि मान लीजिए आप पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, और भी काफ़ी सारी पार्टीज हैं। लेकिन यह एक बैड इफेक्ट पड़ेगा हमारी एक डेमोक्रेसी के ऊपर, जिसे कि हम वर्ल्ड्स की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड बोलते हैं, बट लेकिन फिर भी यह वह करते जा रहे हैं और हमारी गवर्नमेंट की जो जनता है ये सुनती चली जा रही है। अब तो हमारे देश में ये भी हो गया है कि कोई अगर आंदोलन कर रहा है तो आंदोलन के करते समय उसे रोका जाए, अगर रुक नहीं रहा है तो उसके ऊपर रबर बुलेट चलाई जाए, उसके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े जाएं। और जो मेन रीजन अभी चल रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड्स का, जो कि 2017 में अरुण जेटली जी के द्वारा, जो कि उस समय तात्कालिक फाइनेंस मिनिस्टर थे, उनके द्वारा लेके आया जाता है। इस वीडियोस को हम किसी सेपरेट वीडियो में देखेंगे। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? कुछ लोगों को तो यही पता है कि डेमोक्रेसी मतलब यह है जहाँ पर रेगुलरली इलेक्शंस होते हैं। इलेक्शंस होने का मतलब ये नहीं है कि हाँ, कहीं पर वही पार्टी आएगी जिसको आपने चुना है। जैसे कि इलेक्शंस तो नॉर्थ कोरिया में भी होता है। जी हाँ, नॉर्थ कोरिया में भी इलेक्शंस होते हैं, रशिया में भी इलेक्शंस होते हैं। वहाँ तो यही होता है कि एक वन पार्टी वन नेशन, केवल एक ही पार्टी है, एक पार्टी का जो लीडर होगा और उसी को ही आपको वोट देना है। अगर आप उसके खिलाफ अपना वोट देते हैं तो आपको एंटी नेशनल पर्सन घोषित कर दिया जाएगा। तो हमें इसे अपनी गवर्नमेंट से दूर ही रखना चाहिए। बट ये तो सब डिक्टेटरशिप के अंदर ही आता है। डिक्टेटरशिप का मतलब यह होता है जहाँ पर एक पार्टी एक कंट्री में रूल करेगी और किसी को भी आप वोट नहीं दे पाएंगे। सपोज जैसे मान के चलिए नॉर्थ कोरिया में किम जोंग उन है, तो आप उन्हीं को वोट देंगे, उनके खिलाफ कोई खड़ा भी नहीं होता है। यानी कि वो डिक्टेटरशिप के अंदर आते हैं। कुछ ऐसे भी मान के चलिए, अब रशिया में भी है, रशिया में भी केवल पुतिन यह चाहते हैं कि वो तो 2036 तक ही, उन्होंने एक रेफरेंडम करा लिया है कि वो ही 2036 तक वहाँ पर प्रेसिडेंट ऑफ रशिया रहेंगे। उनके खिलाफ अगर जो कोई खड़ा भी होता है तो या तो वो तो मरवा देते हैं, उनकी बात को चुप करा देते हैं। इलेक्शंस का मतलब केवल यही नहीं होता है कि हाँ, आपने जिसको वोट दिया वही जीते। इलेक्शंस का मतलब यह भी है कि वह इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो। फ्री मीन्स क्या है? एक व्यक्ति ने जिस पार्टी को वोट दिया है वह ही जीते। और फेयर मतलब ये होता है कि सपोज उस पार्टी को आप उस जनता के द्वारा कितने वोट दिए गए हैं उसकी कैलकुलेशंस अच्छी तरह से हो। हाल ही में अभी चंडीगढ़ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर इलेक्शंस हुए, जिसमें कांग्रेस और आप पार्टी का अलायंस था, जिसमें से कि
उन्हें 35 वोटों में से 20 वोट्स मिले और यह देख करके लग रहा था कि यही अलायंस है जो आगे चल के जीतेगा। बट लेकिन जब रिजल्ट आया तो रिजल्ट आने के बाद पता लगा कि इसमें बीजेपी गवर्नमेंट जीत गई। लेकिन कुछ ही टाइम बाद यह पता लगा कि एक सीसीटीवी वहां से निकली है कि अनिल मिश्र एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं जो इस इलेक्शन को कंडक्ट करवा रहे थे। उन्होंने अपने हाथ से जो 8 बैलेट पेपर थे उनको इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया। और यह जब संगीन मामला जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास पहुंचा तो जस्टिस ने ये कहा कि ये मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी है जो कि हमारे डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया को ख़त्म करना चाह रही है। अगर यह सीसीटीवी सपोज नहीं निकलता तो क्या उस फेयर इलेक्शंस का कुछ फ़ायदा होता? जो इलेक्शंस में ये अनिल जैसे लोगों ने करप्टेड करके कुछ पैसा खा करके हमारी डेमोक्रेसी को ख़त्म कर रहे हैं, ऐसा तो हमारे जो भी पीछे इलेक्शंस हुए हैं उनके साथ भी हुआ होगा। क्या हम ऐसा प्रेडिक्शन लगा सकते हैं? क्या बीजेपी ऐसा ही करना चाह रही है? वो डिक्टेटरशिप को बढ़ावा दे रही है क्या? यह कोई नया मामला नहीं है। अभी 2021 में बीजेपी गवर्नमेंट के एक लीडर जो कि असम से अपना इलेक्शंस लड़ रहे थे, उनकी कार में इलेक्ट्रॉनिक वोटर मशीन को पाया गया, जिसके बाद यहाँ इलेक्शंस दोबारा हुए। अभी हाल ही के फरवरी के महीने में एक सासवा तहसील से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की कंट्रोल यूनिट को ही चुरा लिया गया। भाई का ये मजाक चल रहा है क्या? बताओ यार, जिसको आप वोट दे रहे हो वो नहीं जीत रहा है, जिसको नहीं दे रहे हो वोट वो जीत रहा है। ये तो मदर सिस्टर वाला काम हो गया। आप एक राइट टू इन्फॉर्मेशन सभी का होता है, राइट टू वोट होता है। आप अगर इसी को कर्टेल करोगे तो क्या ये हमारी डेमोक्रेसी के लिए अच्छा होगा? ये तो डिक्टेटरशिप को बढ़ावा दिया जा रहा है। मोदी गवर्नमेंट को इतना तो ध्यान देना चाहिए। 2014 से पहले नरेंद्र मोदी साहब ही थे जिन्होंने कहा था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बायस्ड इलेक्शन करवाता है, लेकिन वह 2014 का इलेक्शन जीत गए। पर लेकिन उसके बाद क्या उन्होंने ऐसा कोई डिसीजन लिया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक बायस्ड इलेक्शन करवाता है? क्योंकि जो सत्ता में एक बार बैठ जाता है उसका मन नहीं करता है कि मैं उस कुर्सी को छोड़ूं, क्योंकि जहां से इतना पैसा आता है, जहां से इतनी कमाई होती है, क्या वो उसे छोड़ना चाहेगा? कभी नहीं छोड़ना चाहेगा। तो इसीलिए वो अपने हर प्रयासों को करता है कि हाँ, ये सीट मेरे पास ही रहे। अब 2014 के बाद से इतने आरोप लगाए गए हैं कि प्रशांत भूषण साहब ने भी यह कहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज द एक्सटेंशन ऑफ बीजेपी गवर्नमेंट। यानी कि क्या है कि बीजेपी गवर्नमेंट जैसा चाहेगी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का निर्णय वही होगा। मोदी साहब ने बोला ए, ये तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी बोलना पड़ेगा ए, वह बी नहीं बोल पाएगी। ये तो क्या है, सब चीज़ को कर्टल करने वाली बात हो रही है। यानी कि आपके हक को आपसे छीन लिया जा रहा है। क्या ये डिक्टेटरशिप का उदाहरण हो सकता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर यह भी लिखा हुआ है कि कोई भी पॉलिटिकल लीडर जो भी पार्टी में हो या सत्ता में अगर नहीं भी है, वह कभी भी वोटिंग लिस्ट के लिए अपना मोहरा इंडियन आर्मी को नहीं बना सकता। बट लेकिन मोदी गवर्नमेंट ने ये पुलवामा का अटैक का मोहरा बनाते हुए, वहाँ के मार्टरडम्स को मोहरा बनाते हुए ये रूल को तोड़ा। वह बोले कि इंडियन आर्मी के जितने भी लोग हैं, अगर वह मुझे वोट देते हैं तो मैं इसका बदला अवश्य लूंगा। पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसे क्लीन चिट देते हुए इसे साफ कर दिया। अगर यही कोई बात कोई अपोजिशन पार्टी का लीडर करता तो क्या उसे ये क्लीन चिट देते? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मोदी गवर्नमेंट से मिली हुई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पैरा में यह भी लिखा हुआ है कि कोई भी इंडियन पॉलिटिकल लीडर को कोई भी गवर्नमेंट ये नहीं बता सकती कि ये किसी दूसरी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूंसी से मेल खाते हैं, वह कंपेयर नहीं कर सकती है। बट लेकिन मोदी गवर्नमेंट ने राहुल गांधी जी की वायनाड सीट को पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूंसी से कंपेयर करा, जो कि एक इलीगल वर्क भी है, जो कि गलत भी है। बट लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसे भी क्लीन चिट देते हुए पास कर दिया। डेमोक्रेसी एक बात होती है कि सेपरेशन ऑफ पावर्स एंड इंडिपेंडेंस ऑफ इंस्टीट्यूशंस। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश देते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो 3 हेड हैं उनके लिए, यानी कि जो कमिश्नर्स हैं उनके लिए कमेटी बनाया जाए कि उनको कौन नियुक्त कर सकता है। तो उसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आएंगे, एंड देन लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी, एंड देन थर्ड वन इज द CJI, दैट्स मीन द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। पर लेकिन इसकी कुछ महीने के बाद ही मोदी गवर्नमेंट ने यह फैसला लिया, एक लॉ लाते हुए, कि इस अपॉइंटमेंट कमीशंस में, इस अपॉइंटमेंट कमेटी में CJI का कोई भी इम्पोर्टेंट रोल नहीं है। तो हम CJI को हमारे एक मिनिस्टर से, यानी कि जो कैबिनेट मिनिस्टर होगा उससे हम रिप्लेस कर रहे हैं। यानी कि CJI को हटा करके उन्होंने अपना ही गवर्नमेंट का एक कैबिनेट मिनिस्टर वहाँ पे लगा दिया। क्या अब भी आपको लगता है कि मोदी गवर्नमेंट क्या सोच रही है? अगर वो CJI को हटा रही है तो वो क्यों हटा रही है? क्या उसके पीछे कोई रीज़न था? इसको चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर करी गई। पर लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि हमारा काम लॉ बनाना नहीं है, हमारा काम है लॉ को इंटरप्रेट करना।
हम ऐसी चीज़ों को स्ट्राइक डाउन नहीं कर सकते। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर यह भी लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति अपनी सीट के लिए केवल 1 करोड़ तक ही पैसा खर्च कर सकता है, बट लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट ने 2019 के इलेक्शंस में इस सीट पर, एक सीट पर 62 करोड़ के आसपास खर्च करा। ऐसा आया कहाँ से? क्योंकि एक इंडिविजुअल पर यह लिमिटेशन है कि वो 1 करोड़ तक एक सीट पर खर्च कर सकता है, बट लेकिन पार्टी पे तो नहीं है। 2019 के इलेक्शन से ये पता लगा कि मोदी गवर्नमेंट 27,000 करोड़ खर्च करे, जो कि वर्ल्ड का कॉस्टेस्ट इलेक्शन को डिक्लेयर करा जाता है। साल 2014 में जब बीजेपी गवर्नमेंट पूर्ण बहुमत से लोकसभा में चुन करके आई, तो कुछ ही सालों के बाद 1 फरवरी 2017 को अरुण जेटली जी के द्वारा, जो कि उस समय तत्कालिक फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, उनके द्वारा एक स्कीम पेश करी गई। वो थी इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्कीम। वह इसे मनी बिल के रूप में लेके आई, यानी कि बैकडोर से एंट्री लोकसभा में करवाई। क्योंकि अगर यह कोई ऑर्डिनरी बिल होता तो राज्यसभा का इसमें भी रोल होता, यानी कि मनी बिल के ऊपर कोई भी रोक टोक नहीं होती है, केवल प्रेसिडेंट को उस पर साइन करने होते हैं। क्योंकि अगर लोकसभा से कोई मनी बिल पास होता है तो प्रेसिडेंट के अंदर भी दम नहीं है जो उसे रोक सके। अरुण जेटली जी ने बताया कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्कीम से हम इलीगल पॉलिटिकल फंडिंग को रोक सकते हैं। हम एसबीआई को ये पावर देते हैं कि यह इलेक्टोरल बॉन्ड जारी कर सकता है। यह साल में 4 बार जारी होगा, जिसको एक व्यक्ति या एक कंपनी या एक ऑर्गेनाइजेशन अपने फिक्स्ड अमाउंट को दे करके एसबीआई से खरीद सकती है, जो कि फिक्स्ड अमाउंट 1,000, 10,000, 10 लाख और 1 करोड़ तक हो सकता है। और यह कोई लिमिटेशन किसी व्यक्ति के ऊपर नहीं है कि वह केवल एक ही बॉन्ड खरीद सकता है। वह n नंबर्स ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीद सकता है और अपनी चुनिंदा पसंदीदा पार्टी को दे सकता है जिसे वह जिताना चाहता है। क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने बिना हक के या फिर हित के किसी पॉलिटिकल पार्टी को पैसा देगा? किसके पास इतना ज़्यादा पैसा आ रहा है जो इन पॉलिटिकल पार्टीज को पैसा देगा? इन पॉलिटिकल पार्टीज को पैसा देने का मतलब यही है कि वह जब गवर्नमेंट जीत जाएगी तो उसे कुछ ना कुछ उस पॉलिटिकल पार्टी से फ़ायदा होगा। कि सपोज जैसे इंडस्ट्रीज बनने के लिए उनको लैंड दी जाए, यानी कि फ्री एक्विजिशन लैंड दे दी जाए। यह जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स होंगे ये केवल खरीदने के बाद केवल 15 दिन तक ही जारी रहेंगे। यानी कि सपोज किसी ने अगर 1 जनवरी 2024 को इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा है तो वह केवल 15 जनवरी 2024 तक ही वैलिड हो सकता है। यानी कि इन 15 दिनों के भीतर उसे अपना इलेक्टोरल बॉन्ड्स उस अपनी चुनिंदा पार्टी को या पसंदीदा पार्टी को देना होगा जिसे वह जिताना चाहता है। और वह पॉलिटिकल पार्टीज इस इलेक्टोरल बॉन्ड्स को एसबीआई से बुना करके अपने में वह अमाउंट ले लेगी और अपना अमाउंट को वह दिखाएगी भी नहीं कि हाँ किसने मुझे कितना अमाउंट दिया है। यानी कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बात होती है केवल 3 लोग के बीच ही रह जाएगी। यानी कि एक बायर जो उसे खरीद रहा है, एक सेलर यानी कि एसबीआई, और तीसरा वो जिसे वह मिल रहा है यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज। कई बार यह न्यूज़ सामने आई है कि बीजेपी गवर्नमेंट क्या करती है कि एमएलएज को रिजॉर्ट में ले जा करके खरीद लेती है। अब रिजॉर्ट में ले जा करके खरीदती है, मैं इसलिए कह रहा हूँ, ना मैं वहाँ पर जा करके देखा है ना आपने देखा है, बट लेकिन ऐसी जगह जा रहे हैं तो क्या वहाँ पे कोई पार्टी हो, पब वाली पार्टी हो? नहीं हो सकता। वहाँ कुछ ना कुछ पॉलिटिकल बातें जो होती हैं वह सबके सामने आनी चाहिए। ये क्यों एमएलएस को खरीद लेते हैं? इन सब पर नज़र रखने के लिए हमारी कई सारी एजेंसियां हैं, जैसे कि ईडी हो गई, पुलिस हो गई, और भी कई सारी एजेंसियां जो इन पॉलिटिकल फंडिंग्स पर नज़र रखती हैं। पर लेकिन ये तो सब फैली हुई हैं किसके अंडर में? बीजेपी गवर्नमेंट के अंडर में। कि अगर कोई भी बीजेपी का लीडर है या एमएलए या एमपी है, उसके घर पर आज तक आपने 2014 से लेकर अब तक कोई भी रेड नहीं देखी होगी। पर लेकिन जितने भी अपोजिशन लीडर हैं जो बीजेपी गवर्नमेंट में अभी नहीं है या नहीं भी होना चाहते हैं, तो उनके घर पर रेड सबसे पहले पड़ जा रही है। चाहे ईडी को वहां से कुछ मिले या ना मिले, कन्विक्शन हो या ना हो, वह उन्हें जेल में डाल दे रही है। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है मनीष सिसोदिया साहब का, सत्येंद्र जैन जी साहब का। तो वह सब गलत हो रहा है। यानी कि वो डेमोक्रेसी को डिक्टेटरशिप में चेंज करना चाहते हैं, यानी कि 1 नेशन 1 पार्टी को ही बढ़ावा दे रहे हैं। एक और बात, जितनी भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो कि अपोजिशन में, अगर उनके ऊपर करप्शन चार्जेस लगा हुआ है तो उनके ऊपर ईडी पहुंच जाती है। बट लेकिन अगर वह बीजेपी गवर्नमेंट को ज्वाइन कर रहे हैं तो जितने भी करप्शन चार्जेस हैं वह सारे ही सारे उन्हें क्लीन चिट मिल जा रही है। क्या बीजेपी गवर्नमेंट में आने के बाद उनके जो करप्शन है वह नल एंड वाइड डिक्लेयर हो जा रहे हैं? ऐसा क्यों हो सकता है? अगर आपके शर्ट के ऊपर दाग लगा है तो आप उसे कितना भी साफ कर लो, वो जल्दी से हटता नहीं है। बट लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट में आने के बाद वो निरमा ऐसा लगाएंगे, वो सब साफ हो जाएगा, पता ही नहीं लगेगा कि शर्ट नहीं है या फिर इंसान नया है। आप पार्टी के राघव चड्ढा जी तो यह भी कहते हैं कि मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, अभिषेक बनर्जी, संजय राउत, फारूक अब्दुल्ला, तेजस्वी यादव के खिलाफ जितने भी केसेस चल रहे हैं, अगर वह बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे
तो उनके जितने भी ये दाग हैं वो चुटकों में निपट जाएंगे। और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि मनीष सिसोदिया साहब को, सत्येंद्र जैन को अगर वह बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो फटाक से चुटकियों में उन्हें जेल से भी निकाल दिया जाएगा। जहाँ जहाँ मोदी सरकार हमारे इंडियन स्टेट्स में नहीं है, वह अपना वर्चस्व उन गवर्नर्स के द्वारा उस स्टेट गवर्नमेंट पर चला रही है। यानी कि स्टेट गवर्नमेंट्स की ये हर बार दलीलें रहती हैं कि गवर्नर हमें अपने इच्छा अनुसार काम करने नहीं देते, जैसे कि दिल्ली गवर्नमेंट हो गया, तमिलनाडु गवर्नमेंट है, एंड देन और भी सारी गवर्नमेंट्स हैं जो ये डिक्लेयर करती हैं कि मोदी गवर्नमेंट के जो ये है गवर्नर्स हैं, हमें अपना फ्रीली एंड इंडिपेंडेंट वर्क करने को नहीं मिलता है। अगर हमें अपने राज्य में कोई स्कीम्स लेके आनी है तो उस पर कोई बाउंडेशन लगा दिया जाता है या फिर उसे अप्रूवल नहीं दिया जाता है। केरला गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में ये दरख्वास्त भी लगाई कि हम जो ऑर्डिनरी बिल पास करते हैं वह गवर्नर के पास 2-2 साल 1-1 साल तक पड़े रहते हैं, वह उन्हें पास नहीं करते। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक ऐतिहासिक फैसले में कहा है कि गवर्नर का यह तरीका बिल्कुल गलत है, उन्हें यह सब पास कर देना चाहिए। दिल्ली गवर्नमेंट की कई बार यह दलीलें भी आती हैं कि सीएम अरविंद केजरीवाल जी को वह फ्रीली काम करने नहीं देते हैं, यानी कि सेंटर का प्रेशर उनके ऊपर इतना पड़ जाता है कि मान के चलिए कि जो सेंट्रल की पुलिस, दिल्ली पुलिस है, वह भी सीएम अरविंद केजरीवाल साहब के हाथों में नहीं है, और वहाँ के जो आईएएस आईपीएस वगैरह हैं वह भी अरविंद केजरीवाल साहब के हाथों में नहीं है। यानी कि अगर चाहे अरविंद केजरीवाल साहब तो वह मुमकिन ही नहीं है जब तक मोदी गवर्नमेंट उनको परमिशन ना दे दे आईएएस ऑफिसर्स को कि आप इनकी मानो, तब तक कुछ नहीं। ये भी बीच में अभी मामला भी चला था कि अरविंद केजरीवाल साहब और एलेनोर ऑफ दिल्ली के बीच में कि हाँ किसके पास सबसे ज़्यादा पावर रहेंगी। मेरे हिसाब से जिसको जनता ने चुन करके भेजा है उसके पास पावर ज़्यादा होनी चाहिए। हाँ, एक अदर कंटेस्ट और भी है कि वह सेंटर है, यानी कि जितनी भी वहाँ पे हस्तियाँ हैं सब सेंटर में ही रहती हैं, पीएम वगैरह और कैबिनेट मिनिस्टर्स और सीएम्स वगैरह। हाँ, मानता हूँ कि मोदी गवर्नमेंट को इतना फैसला लेना चाहिए कि हाँ मेरे अंडर में सब कुछ आना चाहिए, बट पर लेकिन कुछ ऐसी फैसिलिटीज हैं जो स्टेट गवर्नमेंट को ही देनी चाहिए। मैं किसी पार्टी का फेवर नहीं कर रहा हूँ, ना मैं किसी को प्रमोट कर रहा हूँ, ना मुझे किसी ने पैसा दिया है, ना मैं किसी चीज के खिलाफ जा रहा हूँ, ना मैं किसी के खिलाफ बोल रहा हूँ, बट पर लेकिन जो इन्फॉर्मेशन आ रही है न्यूज से, मीडिया से, वह काफी इंपॉर्टेंट है, तो आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। आज जो मोदी मीडिया है, दैट्स मीन जो मोदी मीडिया है, वह केवल उसको प्रमोट करती है जो मोदी जी बोलेंगे, मीडिया वाले वही बोलेंगे। कुछ ऐसे एंकर्स तो ऐसे हैं जो केवल वही जानते हैं कि मोदी जी उनके पिता बाप सब कुछ वही हैं, यानी कि वो उनके खिलाफ कुछ बोलेंगे नहीं। अगर मान के चलिए हमारी जनता ने किसी दूसरी पार्टी को चुन लिया, यानी मोदी गवर्नमेंट के अलावा, तो ये मीडिया वाले क्या करते हैं कि हाँ जनता ने खाली फ्री काम को देख करके उन्हें इलेक्शन दे दिया, उन्हें अपना वोट दे दिया। यह गलत है, मीडिया को ऐसी बात बोलनी ही नहीं चाहिए। कुछ ऐसे मीडिया पर्सन्स हैं, मैं नाम नहीं लूंगा बट लेकिन आप सभी जानते हैं कि कौन मीडिया पर्सन्स मोदी गवर्नमेंट पर्सन्स है। यह बीच में केस चलता आ रहा था तो दिल्ली गवर्नमेंट जाके पहुंची सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला आया कि जिसको जनता ने चुनकर भेजा है वह उनकी बात माने। बट लेकिन कुछ ही दिनों के बाद संसद में मोदी गवर्नमेंट ने GNCTD एक लॉ पास करा जो कि है गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट एक्ट 2023। इसका इस्तेमाल करके इम्पोर्टेंट पावर जो सीएम अरविंद केजरीवाल जी के पास थी वह ट्रांसफर कर दी गई गवर्नर ऑफ दिल्ली के पास। ईडी का कहर केवल पॉलिटिकल पार्टीज पर ही नहीं बल्कि प्राइवेट कंपनीज पर भी पड़ा है। कुछ ऐसी 23 कंपनियां हैं जिनके ऊपर ईडी का कहर पड़ा है, जो कि रेड पड़ने से पहले किसी भी गवर्नमेंट को पैसा नहीं देती थी, बट लेकिन इस रेड पड़ने के बाद वह हजारों की संख्या में, यानी हजारों करोड़ों की संख्या में इन पॉलिटिकल पार्टीज को पैसा दे रही हैं। क्या यह कोई फोर्स लेबर तरीके से कुछ पैसा छीनने का काम कर रहे हैं? ये इलीगल पॉलिटिकल फंडिंग तो नहीं है, और मीडिया केवल उन्हीं का साथ देती है जो उसकी वो गोद में बैठी हुई है। आपने सुना होगा रिसेंटली 77 दिन तक मणिपुर जलता रहा, क्या उसकी किसी ने ग्राउंड रिपोर्ट सही से दी? ये मीडिया केवल उन्हीं की जानकारी देती है जिनके अंडर में ये फंसी हुई है। बट पर लेकिन यह क्या काम कर रही है ये आप खुद जान सकते हैं। सो मेरे द्वारा दी गई ऐसी इंपॉर्टेंट सी ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मेरे वीडियोस को लाइक करिएगा। मेरा इंटेंशन ये नहीं है किसी गवर्नमेंट को अटैक करना, मैं सभी पार्टी के बारे में बोला हूँ। पीछे वीडियोस में देखा होगा कि कोई भी ऐसी पार्टीज नहीं है कि कोई ऐसी रिपोर्ट निकाले कि पॉवर्टी इन इंडिया। अगर वह ऐसी रिपोर्ट निकालती है तो उस गवर्नमेंट के लिए भी खतरा साबित हो जाएगा, क्योंकि मैं भी जानता हूँ इतने बड़े देश में, इतनी बड़ी पॉपुलेशन में पॉवर्टी को कंट्रोल करना और इतना पैसा को कंट्रोल करना इज नॉट द पॉसिबल टास्क, बट द गवर्नमेंट कैन ट्राई इट।
क्या पता कुछ फायदा निकले इससे। मेरे तरफ से तो हाँ, अगर कोई भी गवर्नमेंट इतना ट्राई कर रही है, अगर वो इतना जितना पैसा वो पॉलिटिकल फंडिंग में लगा रही है, एडवर्टाइजमेंट में अपनी अपने आप को जिताने में लगा